हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि रोज़ हम पढ़ते चले आ रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अभी इस समय, और एनसीईआरटी अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के हमने पिछले 4 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। आज हम 5वें चैप्टर की बात करेंगे। एनसीईआरटी एक कक्षा 6 की पुस्तक है। आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देखिए, क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बेस भी है और एनसीईआरटी हमें कई चीज़ों के बेहद आसानी से, सहजता से और बिल्कुल करेक्टली चीज़ों को समझा सकती है। इसलिए मैं बुक को लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको यह ना लगे कि कुछ काट छाट कर दिया है, कुछ चीज़ें हटा दी हैं। इसलिए मैं चीज़ों को लाइन बाय लाइन पुस्तक पूरी वैसी की वैसी ही ला रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास बुक्स होती हैं लेकिन उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं हो पाता या मौके नहीं निकल पाते। कभी कभी हम लाइफ में व्यस्त होते हैं, बिज़ी होते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ना किसी भी तरह की परेशानी को फेस ना करना पड़े। और इसी के तहत मैंने ये एनसीईआरटी के क्लास 6 की अभी बुक शुरू करी है और एक क्रम से हम सारी आगे भी बुक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं इसको पेन को कर लेता हूँ रेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बुक का नाम है हमारे अतीत और हम लगातार ये क्लासेस करते आ रहे हैं और आप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को, उसके बगल में जो बेल लगी होती है उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। इससे जो होता है कि हमारे वीडियोस जब भी आएंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा वीडियो अपलोड होते ही, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और जो भी सुझाव हो, जो भी बात हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम देखिए, अध्याय 5, नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज इसी चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। चलो, इसमें क्या कहानी लिखी है देखो। इसमें फिर से एक प्यारा सा बच्चा। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा, ये बच्चे का नाम है शंकरन, ठीक है। जब ये शंकरन उठे सो करके तो उसने देखा कि उसके जो नाना नानी हैं वोट डालने जा रहे हैं, वोट, ठीक है। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। हम लोग भी जब सुबह हमारे यहाँ वोटिंग होती है तो सुबह सुबह होता है ना कि भैया जल्दी जल्दी वोट दे आओ वरना भीड़ लग जाएगी, लाइन लगाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह वोट देने हमारे घर वाले पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही इसके नाना नानी भी पहुंच गए। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं, एक्साइटेड क्यों हैं भैया वोट डालने के लिए। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। नाना से पूछा, नाना कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? तो नाना का बस जल्दी जल्दी बोला कि बेटा हमारे जो शासक होते हैं ना उसको आज हम चुनने जा रहे हैं कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। कुछ लोग शासक कैसे बन गए? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से, अब तो आप कह सकते हो 50 से ज़्यादा हो गया, करीब आज़ादी के 75 प्लस साल हो गए। 1952 के बाद से हमारे जो भी शासक हैं इसके बाद चुने ही जाते हैं, ठीक है। और आज अभी चल रहा है 2026, ठीक। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बने थे आपको पता है कि बहुत पहले, अभी तो हम चलो वोटिंग के थ्रू बना लेते हैं, पहले कैसे बने थे शासक? हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि कुछ राजा कैसे चुने जाते थे, जन के द्वारा। जन उन्हें चुनते थे। कैसे चुनते थे? जो राजा बहादुर होता था, जो व्यक्ति बहादुर होता था और कौशल युक्त होता था उसको ये लोग राजा बना देते थे। और तब के राजा जो बनाते थे वो उसका बेटा भी राजा नहीं बनता था, समझे। और अब कैसे बनते हैं? अब वोट के द्वारा बनते हैं। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। जो पहले ऐसे चुन लेते थे लोग, अब उसमें परिवर्तन हो गया है। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब पहले तो ऐसे हो जाते थे, फिर धीरे धीरे जब आगे समय बढ़ा तो जो बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित करते थे वो राजा के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेते थे। अश्वमेध यज्ञ ये इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा मत समझना कि किसी धार्मिक ग्रंथ से जुड़ा है, किसी धर्म से जुड़ा नहीं, ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है भाई, एग्जाम का भी। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को
राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी एक यज्ञ हुआ करता था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। ये एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता था कि ये अश्वमेध यज्ञ क्या है। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक जो राजा का घोड़ा होता था उसको छोड़ दिया जाता था, ठीक है, बिना किसी लगाम के, उसके पीछे भी कोई नहीं होता था, उसके ऊपर भी कोई नहीं होता था, उसको छोड़ दिया जाता था कि जाओ। अब ये जो घोड़ा था किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ये जहाँ जहाँ भी जाता था, कहीं भी जा सकता है, किसी भी राज्य में जा सकता है। अगर मान लीजिए दूसरे राज्य में गया तो वहाँ के राजा ने इस घोड़े का अगर रोक लिया तो उस राजा को इस राजा से जिसका घोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। मान लो यूपी और मध्य प्रदेश यानी एमपी हो, ठीक है, यूपी के राजा हैं योगी जी, ठीक, अभी तो ये चुन करके आते हैं, लेकिन सपोज करो कि ये पहले के राजा हैं। अब योगी जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपना जो घोड़ा है, ठीक, ये रहा घोड़ा सुंदर सा, ठीक है, इस घोड़े को छोड़ दिया। अब ये घूमते घूमते मध्य प्रदेश पहुंच गया। अगर मध्य प्रदेश के जो राजा हैं इन्होंने इस घोड़े को रोक लिया तो ये मध्य प्रदेश के राजा को यूपी के राजा यानी योगी जी से युद्ध करना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश के राजा ने इस घोड़े को नहीं रोका तो समझ लो कि यूपी के राजा ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और ये मान लिया जाता था कि मध्य प्रदेश के राजा ने इनका जो वर्चस्व है स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा यानी विशिष्ट जो अच्छे जो बड़े वीआईपीज ब्राह्मण होते थे, जो अच्छे ब्राह्मण होते थे, जो पूजा पाठ कराने वाले, उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। आज भी होता है, पूजा पाठ के बाद हम उनको दक्षिणा देते हैं ना, पहले भी होता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा इसके लिए उपहार लाते थे। जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अब सोचो अगर घोड़ा छोड़ा है कि जहाँ भी जाएगा मेरा ही राज्य है और अगर किसी ने रोका तो वो युद्ध करेगा हमसे, तो कितना पावरफुल वो राजा हुआ करता होगा। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वो जो राजा होता था उसकी विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, ठीक। राजा के सगे संबंधी जो होते थे यानी रिश्तेदार, ठीक, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। यानी केवल राजा ही नहीं करता था, उसकी जो पत्नी होती थी यानी कि रानी होती थी और उसके जो बच्चे होते थे उनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, यज्ञ वगैरह करने होते थे। अन्य सारे जो आमंत्रित राजा थे उनका काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। वो कुछ और नहीं करते थे, बैठो और जो यज्ञ हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो, मतलब कि बस उसको सुनो। राजा के ऊपर पुरोहित जो होते थे, पुरोहित जो पूजा करा रहे होते थे, पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य, ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा, जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, यानी जो व्यापारी लोग होते थे जो व्यापार करते थे। ये वैश्य का मतलब व्यापारी है। ये अब जो व्यापारी हैं ये अच्छे अच्छे उपहार लाते थे कि भाई राजा साहब का यज्ञ हो रहा है, चलो। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते, ये शूद्र आज की जाति व्यवस्था से मत जोड़ना। जो हम आज की कास्ट सिस्टम से ये शूद्र जोड़ते हैं ना, ये वो शूद्र नहीं था। शूद्र का तब मायना कुछ और होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें बदल गई और इसको हमने जन्म से बना दिया। ये भी कैसा था, ये वर्ण व्यवस्था, ये देखो हम सब जानेंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, गंगा यमुना क्षेत्र समझ रहे हो, जैसे अपना यूपी का क्षेत्र, ये गंगा यमुना का क्षेत्र है, ये भारत है, ये ठीक है, और ये आपका उत्तर प्रदेश है। यहीं पर ये गंगा आती हैं और यहीं पर ये यमुना, हालांकि गंगा आगे जाकर के ये बंगाल की खाड़ी से मिल जाती हैं। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। जो ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथ हैं उन्हें क्या कहा गया, उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। यानी सोचो जो वेद हैं सबसे पुराने प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं,
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। जो ऋग्वेद है वो वैदिक है, और इसके बाद जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, और इसके बाद अन्य जो भी ग्रंथ आएंगे ये हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। ठीक, ये बाद में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया, यानी कि समाज कैसे कैसे चलेगा। जैसे आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो बताता है ना कि हमारी सोसाइटी कैसे चलेगी, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, दूसरों को सता नहीं सकते, दूसरों से ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते। पहले भी इनके नियम के बारे में कई सारी बुक्स आती थी। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे एक पुरोहित वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था। जैसे आज भी कई वर्ग है ना, कि जैसे जो टीचिंग का काम करता है, शिक्षक वर्ग हो गया, सैनिक वर्ग हो गया, शासक हो गए, नेता हो गए। पहले भी ऐसे थे, पुरोहित वर्ग, योद्धा वर्ग, कृषक यानी जो किसानी करते थे, पशुपालक यानी जो जानवरों को पालते थे, व्यापारी जो व्यापार करते थे, शिल्पकार जो शिल्प का काम करते थे, श्रमिक यानी मजदूर, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। आज भी यही होते हैं ना, पहले भी ऐसे ही होते थे। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन चीज़ें हम समझ नहीं पाएंगे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, यानी कि बहुत एकदम एलीट क्लास थे, वही कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। ऐसा नहीं कि केवल पुरोहित और योद्धा वर्ग ही वैभवशाली थे, उनके पास खूब धन संपदा थी। जो फार्मर्स थे और जो व्यापारी थे वो भी ठीक ठाक पैसे वाले थे। दूसरी ओर जो पशुपालक था, जानवर पालता था, शिल्पकार था, जो शिल्प का काम करता है, श्रमिक यानी मजदूर, मछली पकड़ने वाले, शिकार करने वाले, भोजन संग्राहक, ये गरीब हुआ करते थे। आज भी आप देखते हो ना कि जानवर पालने वाले, शिल्पकार, मजदूर, मछुआरे, ये सब गरीब ही होते हैं बेचारे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया। जो पुरोहित होते थे इन्होंने लोगों को एक कैटेगरी बनाई और उसमें 4 कैटेगरी बनाई, उसमें बांट दिया। इसको कहा गया वर्ण। उनके अनुसार जो प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य होते थे, उन्होंने 4 वर्ण बनाए और उन्होंने कहा कि हर वर्ण का अलग अलग कार्य है, कैटेगरी बांट दी। ठीक, जो पहला वर्ण था ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मण का काम होता था वेदों का अध्ययन करो और उसको अध्यापन करो, यानी उसको पढ़ाओ और यज्ञ करवाओ, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। उपहार एक, अब उनको सैलरी तो मिल नहीं रही है, तो अगर जो भी उन्होंने यज्ञ करवाया या वेदों को पढ़वाया, वेदों को पढ़ाया, तो उसका उनको गिफ्ट मिल जाता था, उपहार या दक्षिणा रूप में आप कह सकते हो। फिर सेकंड नंबर पे आते थे शासक, जिन्हें कहा जाता था क्षत्रिय। यानी कहते हैं ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले स्थान में ब्राह्मण जो वेदों का अध्ययन करते थे, अध्यापन यानी पढ़ाते थे, यज्ञ करवाते थे। दूसरे नंबर पे आते थे जो शासक थे, जिन्हें क्षत्रिय भी कहा गया। उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। ठीक, तीसरे स्थान पर आते थे विश्व या वैश्य। वैश्य का काम क्या था? इनमें कृषक आते थे, जो किसान होते थे वो वैश्य होते थे। पशुपालकों को वैश्य कहा गया, व्यापारी वर्ग। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य ये भी यज्ञ कर सकते हैं। वर्णों में अंतिम स्थान था शूद्रों का। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक, क्योंकि ऐसा था कि अगर आप मान लो वेद नहीं पढ़ सकते हो, अगर आप योद्धा मतलब युद्ध नहीं कर सकते हो, अगर आप व्यापार नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो, आप इन तीनों वर्गों की सेवा करो। सेवा का मतलब ये था कि उनको जो भी चीज़ चाहिए आप उन्हें ला करके दो। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। ये देखो, ये मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे औरतों को भी ये अधिकारों से वंचित किया जाता था। हालांकि अधिकारों से वंचित तो हमें किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारे ह्यूमन बींग्स जो भी हैं, जितने भी मानव हैं, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। सभी समान हैं, सभी ईश्वर की बनाई हुई रचना हैं, तो सभी को बराबर ही बनाना चाहिए। हालांकि हम उस समय का समाज पढ़ रहे हैं। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। हालांकि होना चाहिए भाई, क्योंकि सभी के लिए सभी चीज़ें होती हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। यानी कि जन्म से ही आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय घर में पैदा हुए क्षत्रिय हो गए, वैश्य घर में पैदा हुए वैश्य हो गए।
शूद्र के घर में पैदा हुए हो तो शूद्र हो गए। हालांकि मैं यार, मेरा पर्सनल मानना है कि यार ये सारी चीज़ें ना जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होनी चाहिए, कि जो जिस प्रोफेशन को ज्वाइन करे वो उस जाति का कहा जाए। हालांकि कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए यार। हम सभी को अपने नाम के आगे ना अब सरनेम तो लगाना पड़ता है, चूँकि अब कितना अपने आप को बचा सकोगे इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें गलत है, हमारे समाज का काफ़ी बंटवारा हो चुका है, लेकिन मेरे ही बड़बड़ करने से क्या होगा। उदाहरण के तौर पर, हालांकि आप लोग जितने भी हैं, तो मैं आपसे बस एक ही विनती करूंगा कि सभी को ना, हम किसी से भी भेदभाव ना करें। मतलब ये नहीं कि पहले के अपर कास्ट ने, आज भी कई जगह है जो भी निचले कास्ट से काफ़ी भेदभाव किया है, आज भी करते हैं। मैं उनमें से खैर नहीं हूँ, और मैं सबको एक समान देखता हूँ। सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। हमें ना नीचे वालों को, जो नीचे माने जाते हैं वो नीचे हालांकि नहीं है, वो भी बराबरी में है सब। लेकिन जो भी हैं, जो भी अपने आप को जहाँ का मानते हैं, एक दूसरे से भाईचारा रखो। ये इससे लड़ना, उससे लड़ना, उसको हीन समझना, उसको ये समझना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं, सब ईश्वर के बनाए हुए हैं और सभी बराबर हैं, ठीक है। जन्म से हमें सभी को बराबर समझना है। इसके बाद जो जैसा कर्म कर रहा है उसको उस आधार पर हमें समझना है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया, यानी कि उनको छूना नहीं है। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, शिकारी थे, भोजन संग्राहक शामिल थे, यानी जो भोजन का कलेक्ट करते थे और जो शिकार करते थे, और जो शिल्पकार थे वो उनको अछूत माना गया, यानी इनको छूना भी उचित नहीं समझा गया। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। जो मृत व्यक्ति होते हैं, यानी शव होते हैं, जिन्हें लाश कहते हो, लाश और ये शव, डेड बॉडीज़, इनको जो भी दफनाते थे, जो इनको जलाने का कार्य करते थे, इनको भी कहा गया कि ये भी अछूत हैं। इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था। इसका एक कारण ये भी होता था कि जैसे कि न छूने का कारण ये होता था कि जैसे कि अब लोग ये जो साफ़ सफाई का या गंदगी का साफ़ करने का कार्य कर रहे हैं, तो ये उस समय जिस समय कार्य कर रहे हैं उसमें कई ऐसे बैक्टीरियाज होते थे, ठीक है, बैक्टीरिया होते थे, जिस वजह से उनको छूना उस समय ठीक नहीं है। जैसे आज भी हॉस्पिटल्स में जाते हो, आईसीयू में जाते हो, तो क्या बोला जाता है, एक प्रॉपर आपको ड्रेस पहनाई जाती है, चप्पल वप्पल बाहर उतरवाए जाते हैं। तो वो साफ़ सफाई के लिए ठीक था, क्योंकि कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। जब वो शुद्ध हो गया, उसने स्नान कर लिया या अपने आप को बिल्कुल साफ़ सफाई कर ली, तो फिर उसके बाद हमें एक दूसरे को छूना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया। ऑब्वियस है, स्वीकार कैसे कर सकते हैं। कुछ राजा जो थे स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा ऐसे थे, कहते थे अरे पुरोहित कुछ नहीं है, हम उनसे ज़्यादा बड़े हैं। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण, जो वर्ण का निर्धारण होता था, उसको सही नहीं मानते थे। जैसे कि मैं ही नहीं मानता हूँ कोई जन्म के आधार पर कोई भी वर्ण का निर्धारण हो। अब कोई अपर कास्ट में है लेकिन वो अच्छे काम नहीं कर रहा है, तो किस बात का अपर कास्ट, सो कॉल्ड जो अपर कास्ट होती है। हालांकि सारी कास्ट, मैं कास्ट सिस्टम को ही एक तरीके से उचित ही नहीं समझता हूँ। बहुत से लोग देखा हो, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कहाँ से आया और कितना बढ़िया काम किया, है ना। तो मेरी नज़रों में तो जैसा मैं मानता हूँ कर्म के आधार पर जाती हैं, तो वो तो एक ब्राह्मण थे। हालांकि वो जन्म से जो भी थे, आप जानते हो, मैं बोलना भी अच्छा नहीं समझता ये सारी कास्ट सिस्टम को, लेकिन मैं उनको ना एक विद्वान मानता हूँ। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही हाई क्लास के ज्ञानी थे भाई। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका होना भी चाहिए। जो भी कर रहा हो अच्छे से ज्ञान लो भाई, सभी करो, भगवान सबके हैं। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यानी जो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र था, यहाँ पर जो ये समाज की और जो आर्थिक, मतलब किसी भी तरीके की असमानता, ये जो था ना भेद, ये बहुत कम था। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। जनपद क्या थे?
महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब जनपद होने लगा। जनपद का मतलब क्या है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये नोट कर लो भाई, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। आप भी बोलते हो ना कि आप किस जनपद के हो, जनपद याद नहीं, किस ज़िले के हो, बोले कि हम लखनऊ जनपद के हैं भाई। अब लखनऊ जनपद में क्या है, लोग रह रहे हैं, ठीक है। लोग कौन है, इन्हीं को तो जन बोलते हो ना। अब जहाँ पर जन बसते हैं वही जनपद हो गया। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ नंबर 49 में दिखाए गए हैं, ठीक। अब जनपद तो आपको पता ही है यार, इसमें मैं आपको फिर से मैप में दिखाऊं तो ये इधर आ जाऊं। चित्रित धूसर पात्र, ये पात्र दिख रहा है, इसकी बात हो रहा है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों के भोजन परोसने के लिए किया जाता था। चित्रित धूसर पात्र, यानी देखो चित्रित यानी ये दो डिज़ाइन है ना। टफ कुछ नहीं है सब आसान। बस क्या है ना कि हम चीज़ों को टफ बना देते हैं, उसको टफ समझ लेते हैं। पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद क्या होते हैं, आपने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो यार बार बार एक ही शब्द को अगर वो करेंगे ना तो टाइम वेस्ट होता है, तो इसको शब्दों को पकड़ लिया करो। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई करी, समझ गए ना। खुदाई उदाई का काम कौन करता है, ये पुरातत्वविद। दिल्ली में जो पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। अब मान लो एक तरफ हम ये जगह के नाम दे दें, मेरठ हो गया, एटा हो गया, दिल्ली हो गया। अब एक तरफ हम ये नाम लिख दें जो हस्तिनापुर है और अतरंजी खेड़ा है, पुराना किला है। अब कहते हैं इसकी मैचिंग करो, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल उगाते थे। आज भी इन्हीं चीज़ों को हम उगाते हैं ना। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, आज भी बनते हैं। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, ठीक, आज भी होते हैं। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। ये जो अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, पुराना दिल्ली ये मिला है ना, तो इसमें क्या है, कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिसे कहा गया चित्रित धूसर पात्र। ये शब्द को फिर से लिख लो भाई, पूछ लेता है एग्जाम्स में, चित्रित धूसर पात्र क्या है, कहाँ से मिले हैं। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। चित्रित नाम ही आ रहा, चित्रित मतलब चित्रकारी हुई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ज्यामितीय आकृति, ज्यामिति तो आपने पढ़ी है ना स्कूल में, अब मन लगा के पढ़ा होगा तो याद होगा। फिर आता है महाजनपद क्या है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जैसे आज भी बोलते हैं कि बहुत से जनपद, जैसे कानपुर है महत्वपूर्ण, इसको बोला जाता था पहले ये चमड़ा उद्योग यहाँ पर बड़ा फेमस था। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता था एक ज़माने में। तो ऐसे ऐसे कई जनपद थे, बेंगलुरु हुए। आज के ज़माने के बता रहा हूँ, तब के ज़माने के नहीं बता रहा हूँ। ये जैसे आज बहुत महत्वपूर्ण हो गए ना, तो पहले भी कुछ ऐसे जनपद थे जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, हर किसी महाजनपद की एक कैपिटल होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इन्हें चारों ओर से लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई थी, ठीक, सुरक्षा के लिए बना दी गई थी। यार इतना तो मोटा दिमाग लगा ही लो। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया, ठीक। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल यानी बड़ी, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। महाजनपद देखो, ये है मैप, ये इसको और छोटा कर दूं आपको आसानी से दिख जाएगा। ये पूरा भारत का मैप है, ये है पाकिस्तान का इलाका, ये इधर, ये
ठीक। महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगर, ये देखो हस्तिनापुर, हमने अभी हस्तिनापुर पढ़ा, यह है कुरु, यह है गंधार, यह है वैशाली, यह है मगध, कौशाम्बी। अभी आगे चल कर 16 महाजनपद पढ़ते हैं ना, तो यही सब तो हैं, कौशल, ठीक। ये उज्जैन, ध्यान रखना इनको, भूलना मत। आगे आ जाओ। आगे कहता है कि इस तरह से किले के अंदर रहने वाले जो लोग थे उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की जो विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। अब जाहिर सी बात है, राजधानी है, कैपिटल है, और कैपिटल के आसपास जो आप दीवार बनाओगे तो उसके लिए यूं ही तो बना नहीं लोगे, उसके लिए काफ़ी आपको योजना बनानी पड़ेगी, प्लान्ड तरीके से बनाना होगा, है ना। और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों के लिए इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। अब ये तो ऑब्वियस है यार, किसी ने दीवार बनाई होगी तो मजदूर लगे होंगे, मजदूर एक दो तो लगे नहीं होंगे, हज़ारों लगे होंगे, तो उनका मेहनत भी है। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, बिल्कुल पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब धीरे धीरे आगे जब राजा आए उत्तर वैदिक काल के बाद, तो धीरे धीरे जो राजा होते थे अब सेना रखने लग गए थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। तो वैदिक काल में क्या होता था, वैदिक काल में जो राजा होते थे ना, वो सेना वेना नहीं रखते थे। अब वैदिक काल के बाद जैसे उत्तर वैदिक काल आया, अब धीरे धीरे राजा बनने लग गए, वो राजा सेना रखने लग गए, सिपाही आते उनके हो गए। अब ये सिपाहियों को पेमेंट देते थे, नियमित वेतन देते थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, आहत सिक्के क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी के लिए बिल्कुल नोट कर लो, ये आहत सिक्का क्या होता है। आहत सिक्का, ये आहत सिक्का भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, पूछते हैं ये आहत सिक्का क्या है। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, ठीक है। अध्याय 8 जब चैप्टर 8वां पढ़ेंगे ना, हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये देखो, ये क्या है, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। दीवार देखो कितनी बेहतरीन, 2500 साल पुरानी है। ये ईंटें, ये ईंटें कितनी बढ़िया चिनाई हुई है। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश के बाद इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हो गया था, ठीक। कर यानी कि टैक्स की बात करते हैं। जो महाजनपद थे, महाजनपद के जो राजा होते थे विशाल किले बनवाते थे, यानी बहुत बड़े बड़े किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, छोटी मोटी सेना नहीं तो इनकी, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती है। सिंपल सी बात है, जब बड़ी सेना रखोगे उसमें ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे। जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा उनको पेमेंट करोगे, तो आपको प्रचुर संसाधन यानी कि पर्याप्त मात्रा में संसाधन भी चाहिए जिससे उनके लिए पेमेंट की व्यवस्था कर सको। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के जो राजा होते थे लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। अब नियमित रूप से अब वो टैक्स वसूलने लग गए, समझ गए, क्योंकि भैया पेमेंट भी करनी है, अब टैक्स तो लेंगे ना, कैसे चलेगा खर्चा उनका। फसलों पर लगाए गए जो भी टैक्स था सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। जो उपज होती थी उसका 1/6 हिस्सा के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे भाग कहा गया। फार्मर्स जो होते थे, जो भी कृषि करते थे, उनसे कहा गया कि आप जितना उपजाते हो ना, उसका 6 हिस्सा जो है, ठीक है, 6 भागों में आपने बांट दिया। सिंपल समझो कि जितना हिस्सा था, जैसे कि आपने 60 किलो अनाज उपजाया, ठीक है, तो 60 किलो का 1/6 यानी कि 10 किलो आप हमको दोगे, बाकी 50 किलो आप ले जाओ। और ये जो 10 किलो था इसको कहा गया भाग बोलते थे, ठीक। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो कारीगर थे उन पर भी टैक्स लगाया गया, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जो कारीगर थे ना, वो उनसे टैक्स ऐसा वसूला जाता, उनसे कहा जाता था आप मेरे लिए काम कर दो। जैसे एक बुनकर होता था, लोहार या सुनार होता था, उसको कहा जाता था राजा के लिए महीने में 1 दिन आप काम कर दो, बस आपका टैक्स पूरा हो गया। जो पशुपालक थे, जानवर पालते थे, वो जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो जानवर पालते थे उनसे कह देते थे कि आप एक काम, जैसे दूध वाले जानवर हैं, गाय पाला, भैंस पाला, तो कहा गया कि आप एक काम करो, दूध का बना जो भी उत्पाद है
या इन जानवरों को जो भी उत्पाद हैं वो राजाओं को देते रहो, आपका टैक्स हो गया। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। आज भी जैसे बेचते हैं जीएसटी पे करते हैं, तो पहले भी ऐसा ही था कि भाई आप खरीद रहे हो कोई सामान या बेच रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आखेटक यानी जो शिकारी होते थे और संग्राहक, इनको जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। यानी जो जंगल जाते थे, शिकार करते थे, चीज़ों को कलेक्ट करते थे, वो भी क्या करते थे, वो जंगल से क्या चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं उसका भी हिस्सा देना पड़ता था। ठीक। कृषि में परिवर्तन कैसे आया? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लग गए। अब क्या हुआ, लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहा मिल चुका था। अब जो हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग होना था ना, अब वो लोहे का होने लग गया। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। आप सोचो कि जब खेती हो, अभी तो लोहा मिल गया, ठीक, लेकिन इसके पहले कैसे खेती होती थी? वैदिक काल में, या उसके भी पहले चले जाओ सिंधु घाटी सभ्यता में, ये तो पहले हुआ ना। तब कैसे, तब भी तो खेती होती थी। तब भाई लकड़ी का हल था, ठीक, लकड़ी से बनाते थे। अब बनाने लगे लोहे से। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण करना शुरू कर दिया। ये देखो हाईलाइट करो, धान के पौधों का रोपण, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उन्हें रोपण शुरू कर दिया। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब पहले क्या करते थे, धान के बीज डाल दिए, जहाँ हो गया वहीं कह दिया कि चलो यहीं पर उग जाएंगे। लेकिन अब जैसे आज के समय में धान कैसे होता है, एक जगह पर पहले बीज डालते हैं, जब पौधे हो जाते हैं तो उनको उखाड़ते हैं, फिर उसको रोपना शुरू करते हैं खेतों में। तो ऐसा शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लग जाती। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था, मेहनत बहुत लगती थी। ये काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर, जिन्हें कम्मकार कहते थे, वो करते थे। यानी जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो ऐसा परिश्रम करते थे। ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण, मगध। मानचित्र 4 में हमने मगध देखा। मगध देखो, अभी मैप देखा था ना, उसमें मगध देखा था। ये रहा, ये सबको हटा देता हूँ ताकि आपको और आसानी से अच्छे से समझ में आए। ये हाईलाइट करता हूँ। अच्छा, ये रहा मगध, मगध, मगध। ठीक, मगध को ही बाद में बिहार कहा जाने लगा। अरे यार, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। हाँ ना, ये मगध। ठीक, मगध, मगध, मगध। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, इस मगध को। इस मगध की अब हम बात कर रहे हैं। और लगभग 200 सालों के भीतर जो मगध था, मगध में आगे चल के बहुत से राजा हुए भाई, और एक से एक कमाल के राजा हुए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। अब पूछ लेगा, ये बताओ कि जो मगध था, मगध किन दो नदियों के पास था? तो आप क्या बताओगे? गंगा और सोन। ये याद रखना, ये लिखा करो, लिख लिया करो भाई, अभी भूल जाओगे। जैसे ही वीडियो जाओगे ना तो 2 घंटे बाद आपसे पूछेंगे तो आपके दिमाग से चीज़ें उतरने लग जाएंगी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन? ये दोनों नदियाँ। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। उस समय जो मगध था वो तब ठीक ठाक उसका हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित यानी कि उनको स्किल्ड, उनको सिखाया जाता था, उनको शिक्षित किया जाता था। किस लिए? सेना के काम के लिए। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थीं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे की अयस्क की खदानें थी। इस क्षेत्र में लोहे अयस्क यानी कच्चा लोहा यहाँ पर ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता था। जो मजबूत औजार और हथियार बनाने में ये बहुत उपयोगी थे। अब मगध का समझ रहे हो ना, मगध में क्या क्या था? मगध में हाथी मिल रहा है जो कि सेना के काम आ रहा है। मगध में जंगल है तो जंगल की चीज़ें मिल रही हैं, लकड़ी मिल रही है जिससे रथ बन सकते हैं। मगध में लोहा मिल गया जिससे अब क्या बन सकते हैं?
औजार बन सकते हैं, हथियार बन सकते हैं। ठीक, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, एक हुए बिंबिसार, एक हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु या अजातशत्रु, इन्हें दोनों कहा जाता है। ये दोनों शासक कमाल, इन्होंने बहुत धमाल मचाया। याद रखना पड़ेगा आपको, आप प्यार से याद रखो या ज़बरदस्ती याद रखो, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी होते हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। दूसरे जो जनपद जीतना है तो जीतना है, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ। ये ऐसे शासक थे। महापद्मनंद एक और अन्य महत्वपूर्ण शासक था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शासक था, पराक्रमी शासक था, इसका नाम था महापद्मनंद। ठीक, ये कहाँ का था? मगध। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में फैलाना शुरू किया। यानी ये भारत, तो यहाँ मगध, तो ये इधर उत्तर, सॉरी उल्टा बना दिया यार। ठीक है, अब यहाँ मगध, तो इन्होंने, ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम, तो इन्होंने इस पार्ट में कहा कि चलो भाई विस्तार करना है हमें। बिहार में राजगृह, आधुनिक जिसको राजगीर बोलते थे, कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। मगध की राजधानी कौन बना? राजगृह। ये चीज़ें भैया याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। राजगृह, जिसको आज बोलते हैं राजगीर बोलते हैं, ये पहले मगध की राजधानी थी। अब तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, राजधानी बनाया गया और आज भी वही बना हुआ। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, मैसिडोनिया हमारे देश में नहीं है, मैसिडोनिया कहाँ है ये भी आगे आपको पता लगेगा। और वहाँ से एक राजा आए थे सिकंदर नाम के। सिकंदर का आपने नाम बहुत सुना होगा। उसने विश्व विजय की योजना बनाई थी कि हमें पूरा वर्ल्ड जीतना, विश्व जीतना है। पूरी तरह तो सफल नहीं हुआ, पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत के पास तक, व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। व्यास नदी आपने देखा कहाँ है? ये इस पट्टी में ये जाती है ना, सिंधु नदी पाकिस्तान की तरफ, ये सिंधु नदी, ये इसी की सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो जो यहाँ पर व्यास नदी है पंजाब में, उसके किनारे तक पहुँच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने कहा भैया हमसे ना होगा, मगध जा रहे हो? शासक देखा है वहाँ के, मारते मारते चेहरा सुझा देंगे, हम न जाने वाले, इस सिकंदर के चक्कर में बंदर हम बने जा रहे हैं, ना भैया ना। तो सिपाहियों ने कहा तुम्हें जाना हो तो जाओ मालिक, इतना पैसा नहीं प्यारा कि मरी जाएं। अब इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। कहना तुम आए हो तो कुछ घोड़े वोड़े लेके आए हो, भैया यहाँ हाथी कुचला देंगे तो फैले पड़े रहेंगे, तरबूज इसे फट जाएंगे, हम नहीं जाने वाले, तुम जाओ। अब सिकंदर ने कहा अच्छा यार फंस गए, बेइज्जती करवा रहे हैं। अगला आता है वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, पढ़ लिया हमने। उसके नज़दीक ही वज्जिराज था। अब वज्जी कहाँ है? चलो देखते हैं। ये रहा वज्जी। वज्जी, चलो भैया वज्जी। अरे ज़्यादा ऊपर आ गया, सॉरी। ये मगध देखा था, अब इसके बगल में ये रहा वज्जी। अरे भैया पूरा काहे कर देते हो जी, जितना कर रहे हो उतना करो ना। ये रहा वज्जी, ये ध्यान से देख रहे हो ना, वज्जी मगध के बगल में, ये वज्जी। बार बार एक ही विषय पर ना आना पड़े इसलिए अच्छे से देख लो। ठीक, इसकी राजधानी थी क्या? वैशाली। बिहार में पड़ता था वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। अभी तक मैंने जो दो बताए, मगध और ये वज्जी, ये दोनों कहाँ हैं? ये बिहार में। ये याद रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और इसकी वज्जी की राजधानी थी वैशाली। ठीक,
यहाँ एक अलग किस्म की, यहाँ ऐसी शासन व्यवस्था नहीं थी जैसे मगध में थी, यहाँ अलग तरीके की थी। यहाँ पर गढ़ या संघ के जरिए होता था। जैसे गढ़ क्या होता है, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था। गढ़ मतलब एक समूह है, उसमें कई सदस्य हैं, कई लोग शामिल हैं। संघ यानी संगठन, संघ यानी संगठन या सभा। जैसे कि आरएसएस है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ यानी लोगों का संगठन है। ठीक, समझ गए बात को। चलो आगे आ जाओ। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब जो ये जो वज्जी संघ था, इसमें एक शासक नहीं था, इसमें कई शासक होते थे और ये सभी राजा कहलाते थे। ठीक, ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस करते थे, यानी डिबेट करते थे। वो बहस नहीं कि मैं तुझको मारूंगा, मैं तुझको मारूंगा, ये वाली नहीं, डिबेट करते थे। आज के मीडिया वाली नहीं कि भाई कपड़े फाड़ दिए, गाली गलौज, नहीं, अच्छी एक बढ़िया प्रोग्रेसिव डिबेट करते थे। वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। चर्चा करते थे, मशविरा करते थे, डिबेट करते थे। फिर जो कंक्लूजन निकल के आता था उससे तय होता था कि अब इसमें अब करना क्या है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। अब कोई आक्रमण करना चाहता है, उससे कैसे बचना है, तो भैया एक सभा बुलाई, आपस में बातचीत किया। अब जो भी कंक्लूजन निकला कि हाँ चलो ठीक है, उसको मारना है, ऐसे मारना है, चलो तय हो गया। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। समझे, जो स्त्रियां थी, दास थी, या जो मजदूर वर्ग था, कर्मकार थे, नहीं ले सकते थे इसमें हिस्सा। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ये दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बुद्ध, गौतम बुद्ध जी, महावीर जैन जी, ये दोनों भी इससे ही संबंधित थे। और ये दोनों ना भाई हमारे भारत की इतनी खूबसूरत धरोहर हैं, या हमारे भारत में हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे भारत में ये दोनों महान विभूतियाँ पैदा हुई। लेकिन आज भी इनका राजनीतिकरण हो गया, चीज़ों को राजनीतिकरण मार दिया। लेकिन इन्होंने जिस चीज़ के बारे में समझाया था, जो चीज़ दी थी समाज को, वो समाज एडॉप्ट ही नहीं कर पाया, हम उनसे दूर भागते रहे। लेकिन ये जो दोनों महान विभूतियाँ थीं, इनको हमें पढ़ना चाहिए, इनको हमें जानना चाहिए। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य जो है ना, बौद्धों के ग्रंथ, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय, यानी कि बौद्ध साहित्य है, दीघ निकाय, उससे लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु या अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु जो था वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक, अजातशत्रु कौन था, ऊपर बताया है, ध्यान से पढ़ा करो। मगध का बहुत शक्तिशाली शासक था। अब वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, ये कौन कह रहा है, ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जो वज्जीवासी है ना, वज्जी के निवासी हैं, वो तब तक प्रोग्रेस करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। ठीक, एक मतलब रूटीन लेवल पर बार बार मिलते रहेंगे, मीटअप करते रहेंगे, डिबेट्स करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये आपके जीवन पर भी लागू होती है। जब तक आप इन बातों का ख्याल रखते हो ना, तब तक आप बड़े से बड़े काम आसानी से कर सकते हो। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि जब तक वज्जीवासी ये सब करते रहेंगे तब तक उनको कोई नहीं हरा सकता, और वो प्रोग्रेस करते रहेंगे। उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। किसे? वज्जी महिलाओं के साथ जब तक जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, तब तक वे प्रोग्रेस करते रहेंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। चैत्य यानी
बौद्धों का पूजा स्थल। ठीक, चैत्य क्या है ये आगे पढ़ेंगे भी। ये बौद्धों के पूजा स्थल होते थे, यहाँ पूजा पाठ करते थे ये लोग। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। देखो गौतम बुद्ध कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं। ये वाली बात को आप आज भी लागू कर सकते हो। गौतम बुद्ध अभी हम देखते हैं ना कि उनके जो अनुयायी हैं वो कट्टर पंथ में लिप्त हो गए या कहीं ना कहीं उनकी शिक्षाओं से दूर जाते दिख रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध क्या कहते थे, वो कहते थे, उन्होंने कहा वज्र संघ तब तक प्रोग्रेस करेगा जब तक वो जितने भी मत हैं, जितने भी विचार हैं, या जितने भी आज के समय में जो हम कह सकते हैं ना धर्म हैं, उनके जो भी संत हैं, अलग अलग विचार को मानने वाले लोग हैं, और उन सभी का जब तक सम्मान करोगे ना और उनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं करोगे, तब तक भाई प्रोग्रेस करते रहोगे, प्रोग्रेसिव विचारों के रहोगे। और जिस समय तुमने ये सब रोक टोक करना शुरू कर दिया, समझ लो आपका पतन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि संकीर्ण हो गई। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, जो गुप्ताज आए, ठीक है, उन्होंने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त किया, अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ठीक, चलो अन्यत्र अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। ये आप गूगल खोलो और उसमें डालो यूनान और एथेंस, देखो क्या आता है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे कहा गया प्रजातंत्र या गणतंत्र। प्रजातंत्र कहाँ पर आया? 2500 साल पहले, या गणतंत्र। आज भी हमारा देश क्या है? गणतंत्र है ना, गणतंत्रात्मक। तो ये 2500 साल पहले सब ये एथेंस में आया। और एथेंस देखो, जाकर आप सर्च करो एथेंस कहाँ है, और आप देखोगे कि एथेंस कोई हमारे आजू बाजू नहीं है, हमारे यहाँ का जिला नहीं है, वो हमसे बहुत दूर है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। मतलब कि उनके इस प्रजातंत्र या गणतंत्र में क्या होता था, जो व्यक्ति 30 साल का हो गया है, 30 साल के अब आगे बढ़ा, 31 साल, 32 साल, 33 साल ऐसे हैं, वो मेल जो थे, पुरुष थे, वो कहते थे ये पूर्ण नागरिक हैं। और लेकिन ये दास नहीं है। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यही एथेंस में एक सभा थी जो 40 बार कम से कम एक साल में बुलाई, एक साल में 40 बार बैठती थी। क्यों? ताकि किसी भी विषय पर निर्णय ले सकें। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे, सभी नागरिक आ सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। ठीक, सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। जितने भी वहाँ के सिटीजन्स थे या नागरिक थे, सभी को, ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम? एथेंस की बात कर रहे हैं। सभी को देश की जो सेना थी, सेना में सभी को अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी, ड्यूटी देनी है। औरतों को नागरिक का दर्जा लेकिन नहीं मिलता था, यानी ये कहते थे औरतें नागरिक नहीं हैं। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों और घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। ठीक, देखो औरतों के साथ ना शुरू से ही नाइंसाफ़ी हुई है, और ये बड़ा ही गलत बात है, क्या ही बोलूँ मैं। अब ये छोटे छोटे से जो प्रश्न हैं आप उसको एक बार देख लेना, और ये कच्चा 6 के हैं यार, मतलब इसको ऐसा नहीं कि आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, लेकिन देखो, थोड़ा सा देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आप इसको सही या गलत बताना है इसमें। अब इसमें पूछ रहा है, ये बताओ अश्वमेध के जो घोड़े होते थे, अपने राज्य से गुजरने के छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। मतलब जो घोड़ा गया और किसी राज्य ने कह दिया कि ठीक है मेरे राज्य से निकल जाने दो, और निकल जाने दिया, तो क्या उस राज्य के राजा को इस यज्ञ में बुलाया जाए कि नहीं? हाँ या ना? तो हाँ। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, सारथी करता था। आपने अभी पढ़ा होगा तो सारथी नहीं करता था, वो पुरोहित करता था। पुरातत्वविदों के जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं,
चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंधे थे। ये आपको यस और नो में करने हैं। यस और नो में करने से आपका ज्ञान और बढ़ेगा भाई, ठीक। अब ये जो प्रश्न है ना, उनको ये मैं अक्सर कहता हूँ, इन प्रश्नों को ये मत समझो कच्चा छेके हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए। इन प्रश्नों को करने की कोशिश किया करो, लिखना नहीं है, केवल माइंड में, ठीक। तो चलो, हमने इस चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हमने चैप्टर 5वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल हम पढ़ेंगे 6 यानी 6वां चैप्टर, और ऐसे धीरे धीरे करके हम ये सीरीज़ भी कंप्लीट कर लेंगे। और मेरे भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही पुराना आलाप सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी मार देना, ठीक। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और मैं इसमें क्या चीज़ें और बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और चलिए, थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।